खास मुलाकात, और खास मुलाकात में एक बार फिर अम्बेडकरनामा पर अपूर्वानंद जी हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद। आप सभी जानते हैं, विस्तार से परिचय देने की जरूरत नहीं है, सीधे काम की बात पर हम लोग आएंगे। जैसा कि अम्बेडकरनामा की परिपाटी है कि मुद्दे पे बात होती है। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। बहुत शुक्रिया रतनलाल जी, एक बार फिर बातचीत करने के लिए। सर, सीधा पॉइंट ये है कि क्या इस देश के राजनीतिक वर्ग में, पॉलिटिकल क्लास में सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल बेईमानी सा लगने लगा है? क्या मुस्लिम का वोट चाहिए लेकिन बगल में दाढ़ी वाला, टोपी वाला नहीं चाहिए? क्या ऐसी वजह है कि स्वामी नरसिंहानंद जैसा व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाता है, लेकिन भारत की एक इतनी बड़ी आबादी वो अपने पक्ष में कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती? इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। और अपूर्वानंद जी ने पिछले एक बातचीत में बताया था कि भारत में पहली बार संसद पर हमला 1966 में साधुओं ने किया। सवाल यह है कि बीमारी बहुत पुरानी है, धर्म और राजनीति का घालमेल है। क्या अगर बीमारी से हम सर छुपा ले, अगर शुतुरमुर्ग की तरह अगर अपनी आंखें छुपा ले, तो समस्या का समाधान हो जाएगा? या फिर जो इंटेलिजेंसिया है, जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल क्लास है, मुखर होकर इसके खिलाफ बात रखनी पड़ेगी? सर, हम लोग इसको इस तरह से समझें रतनलाल जी, आपको बहुत शुक्रिया इस विषय पर बात करने के लिए, कि 1925 से तकरीबन एक संगठित प्रयास भारत में चल रहा है। 1925 में संगठित रूप में शुरू हुआ, उसके पहले उसका स्वप्न देखा गया था। उसका स्वप्न देखा था विनायक दामोदर सावरकर ने। बाद में उन्होंने उसको अपनी किताबों में रूप दिया ताकि बाकी लोग उसकी साझेदारी कर सकें। सिद्धांतीकरण किया हिंदुत्व का, जिसको हम और आप सारे लोग जानते हैं। और वह हिंदुत्व जिसका हिंदू धर्म से खुद सावरकर की निगाह में कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व दरअसल राष्ट्रवाद की एक खास तरह की समझ है, वह एक धार्मिक अवधारणा नहीं है। तो हिंदू धर्म से नहीं, हिंदू कहे जाने वाले लोगों का इस्तेमाल उस राष्ट्रवाद के लिए किया जा सकता है, यह सावरकर समझते थे। तो एक संगठित प्रयास तकरीबन 100 साल से भारत में चल रहा है कि भारत पर एक संगठन का कब्जा हो। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र ने जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और सारे लोग अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपना समय उपनिवेशवाद से लड़ने में लगा रहे थे, या अपने समाज में जो तरह तरह के विभाजन थे उन विभाजनों को दूर करने में लगा रहे थे, उस समय एक संगठन के लोग सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहे थे। वे बिल्कुल एकाग्र भाव से इन सारी गतिविधियों से दूर, कोई खतरा न उठाकर, न जेल जाना है, न फांसी चढ़ना है, न किसी तरह की तकलीफ उठानी है, वह यह चाह रहे थे कि ये सारा काम तो कांग्रेस करेगी, अंबेडकर साहब एक दूसरे ढंग से करेंगे, क्रांतिकारी तीसरे ढंग से करेंगे, सुभाष चंद्र बोस अपने ढंग से करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी अपने ढंग से करेगी। लेकिन वे सिर्फ अपने आप को संगठित कर रहे थे और उद्देश्य यह था कि भारत पर कब्जा किया जाए, और इसका मौका वे लगातार तलाश रहे थे। अब यह कहा जा सकता है तकरीबन 100 साल गुजर जाने के बाद, लगभग 95 साल गुजरे हैं, कि वह मंसूबा तक प्रायः पूरा हो गया है। यानी भारत की सत्ता अब उस संगठन के हाथ में है। कम से कम जो संघीय सरकार है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है, यह कहने में कोई दो मत नहीं है।
भारत की जितनी राजकीय संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्चस्व है। तो जो इरादा 1925 में था, जिस इरादे के लिए उसने अपने आप को संगठित किया, अपने आप को खर्च नहीं किया, 1925 से लेकर 1947 के बीच में जरा भी खर्च नहीं किया। खुद अगर आप सावरकर, मुंजे साहब और बाकी लोगों का जीवन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनका इरादा यह था कि अंग्रेज उन्हें अधिक से अधिक छूट देते रहें ताकि वे हथियारबंद प्रशिक्षण आदि करते रहें, और इरादा भारत की सत्ता पर कब्जा करने का था। तो इस बात को समझना चाहिए कि अब हम एक ऐसे क्षण में हैं, ऐतिहासिक क्षण में, जब यह लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तंत्र ने भारतीय राज्य के तंत्र पर कब्जा कर लिया है, और इसमें शायद ही कोई सांस्थानिक इकाई उससे बची हुई है। तो सारी सांस्थानिक इकाइयों पर कब्जा है। पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि यह चीज लगभग हो गई है। अब चूंकि भारत इतना बड़ा देश है, बहुत ही जटिल इसकी संरचना है, इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, इसका एक लंबा इतिहास है, 70 वर्ष का इतिहास है। तो इन 70-75 वर्षों के इतिहास में आज़ाद भारत के यह विविधता कुछ जगह मजबूत भी हुई है। जैसे आप तमिलनाडु से यदि कहेंगे कि वह अपनी स्वायत्तता छोड़ दे, तो यह तमिलनाडु के लिए संभव नहीं होगा। यही बात केरल के लिए भी कही जा सकती है, यही बात दक्षिण के एक आध और राज्यों के बारे में कही जा सकती है, और दूसरे राज्यों के बारे में भी, बंगाल के बारे में कही जा सकती है। तो अभी एक एक इंच जमीन पर तो कब्जा नहीं है, लेकिन संघीय सरकार पर और संघीय संस्थाओं पर कब्जा हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। जी सर, इसमें एक बड़ा दिलचस्प, अगर कुछ जो घालमेल आपने 1925 से बात की, वो आके पूरा सफल होता है। एक तो गुजरात एक्सपेरिमेंट बहुत दिन से चल रहा था, लैब था वो, और वो सफल होता है संघ के, मतलब संघीय ढांचे को लेकर 14 में पूर्णतः सफल, और फिर 19 की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 17 की सरकार है। लेकिन एक जो ताना बाना समझने की बात है, जो अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में आंशिक रूप से दिख रहा है, लोग तो वही होते हैं, आरएसएस बीजेपी के कुछ कैडर हैं, लेकिन एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है। जैसे मोदी आए तो पिछड़ा जाति के नाम पर सत्ता में आए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मौर्याज और तमाम गैर जाटव, गैर भाजपा के नेता लोग जब गए, गैर बसपा के गैर जाटव के नेता गए, तब फुल फ्लेजेड सत्ता में आ गए। लेकिन यही पॉपुलेशन अब वहां से टूट के निकल रहा है, तो फिर लग रहा है कि वो कमजोर पड़ रहा है। इसलिए जो हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन की बात चल रही थी हरिद्वार, रायपुर में, वो कहीं ना कहीं शिथिल होता नजर आ रहा है। इसको कैसे समझे? इसको सारी जनता कॉमनल नहीं हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सारी जनता सांप्रदायिक हो जाएगी, सारी जनता मुस्लिम विरोधी हो जाएगी। यह भी नहीं होता है कि सारी जनता ये चाहेगी कि मुसलमानों पर हिंसा हो। लेकिन एक बार, और यह मानवीय स्वभाव है और हम आप सारे लोग जानते हैं कि सत्ता के आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। मुझे बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे बुरा लगने का मतलब ये नहीं है कि मैं खड़ा होकर बोलूंगा भी। तो मैं सहमत भले नहीं हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो यह चीज प्रत्येक सत्ता में देखी गई है। सोवियत संघ में आखिर स्टालिन की सत्ता इतने दिन तक कैसे चली? स्टालिन के खिलाफ तरह तरह के चुटकुले बनते रहे, जैसे यहाँ अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुटकुले बनते हैं। तो स्टालिन के खिलाफ चुटकुले बनते रहे, लेकिन स्टालिन तो सत्ता में लेनिन के वक्त से लेकर और 1954 तक स्टालिन सत्ता में रहे लगभग। तो और यही बात दूसरे तानाशाहों के बारे में भी कही जा सकती है। और जैसा मैं कहता हूं कि हिटलर अगर विश्व युद्ध की स्थिति पैदा नहीं करता, तो हिटलर 2 दशकों तक हो सकता है और आराम से जर्मनी में शासन करता।
तो यह तो है कि जनता नहीं होती है सांप्रदायिक, लेकिन आप यह जानते हैं कि चूंकि सत्ता के पास ताकत होती है, वह ताकत पुलिस की है, वह ताकत सेना की है, और उस ताकत के आगे एक साधारण व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। यह बात सच है। तो अभी स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, तो उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है अभी? यह बात बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने कहने की कोशिश की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को बदल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी अपने को बदल रही है। किस प्रकार? हम पहले यह समझते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल एक उच्च वर्ण, उच्च जाति, उत्तर भारतीय उच्च जाति के पुरुष की पार्टी है ना? जब हम यह कह रहे हैं तो हम उसकी विचारधारा की तरफ बात कर रहे हैं। हम पुरुष कहने का मतलब पुरुष नहीं है, वो स्त्री भी हो सकती है, लेकिन वो पितृसत्तात्मक विचारधारा की प्रतिनिधि हो सकती है। वो उमा भारती हो, साध्वी ऋतंभरा हो, कोई भी हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वे सब की सब उनको आप नारीवादी नहीं कह सकते हैं, वे पितृसत्तात्मक विचारधारा की समर्थक। तो यह कहा जा रहा था, लेकिन विश्लेषकों ने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, संघ खुद को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? तो वह अब अति पिछड़ों को अधिकार दे रहा है, वह पिछड़ों को अधिकार दे रहा है, वह दलितों को अधिकार दे रहा है। तो अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो यह दिखलाई पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही एक बड़ा हिंदू गठजोड़ बनाने का प्रयास किया है। इस बड़े हिंदू गठजोड़ में दलितों को भी जगह मिलेगी, अति पिछड़ों को भी जगह मिलेगी, पिछड़ों को भी जगह मिलेगी, लेकिन विचारधारा तो अंततः वही ब्राह्मणवादी विचारधारा रहेगी। ठीक है, यह तो बहुत स्पष्ट है। और इसको किस तरह से देखें आप? अगर पिछले 5 वर्ष को ही देखें, बहुत लंबा दौर ना देखें, बहुत वक्त उस पर ना गुजारें, तो पिछले 5 वर्ष में किस प्रकार की प्रवृत्तियां फिर से मजबूत हुई? आपने परशुराम जयंती कब सुनी थी? परशुराम जयंती में जुलूस निकलते हुए आपने कब देखे थे? कब ब्राह्मणों को ये लिखते हुए देखा था सोशल मीडिया पर कि हम परशुराम के वंशज हैं? जी। ठीक है, तो यह प्रवृत्ति कब प्रबल होती है? यह प्रवृत्ति पिछले 5-7 वर्षों में प्रबल होती है। पिछले 5-7 वर्षों में उच्च जाति का गौरव फिर से, जिसको मैं कहूंगा फुंकार मारने लगता है ना, फुंकारने लगता है। इसके पहले के 20 वर्ष अगर आप देखेंगे, जिसे सामाजिक न्याय के आंदोलन के वर्ष कहा जा सकता है, उस समय और उसके पहले भी जो तथाकथित उच्च जाति के लोग थे, वे थोड़े संकोच में भी थे। उनको इसका एहसास था कि एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है ना, और इस ऐतिहासिक अन्याय के चलते समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दबा और कुचला हुआ रहा है। तो वह संकोच था, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में वह संकोच समाप्त हो गया। उन्होंने कहना, ब्राह्मण होने पर गर्व होना, ऊंची जाति के होने पर गर्व होना, बाकायदा जाति सूचक स्टिकर अपनी गाड़ियों में लगाना, खुद को ठाकुर क्षत्रिय कहना, यह सब तो मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि पिछले 5-7 वर्षों में 2 तरह की प्रक्रिया दिखलाई पड़ी। एक तरफ 2013 में घोषणा की गई कि भारतीय जनता पार्टी देश को पहला अति पिछड़ा प्रधानमंत्री देगी। ठीक, नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया कि वे अति पिछड़े हैं, हिंदू नहीं है, हिंदू है, अति पिछड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के खड़ा होते ही, और मैं यह कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के खड़ा होते ही, नरेंद्र मोदी को अब मुसलमान विरोधी कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, हालांकि फिर भी वो देते रहते हैं, क्योंकि उनको देखने वाली जनता और उनका अनुगमन करने वाली जनता, वह जो घृणा है मुस्लिम विरोधी, उसको मूर्तिमान रूप में देखती है जब उस व्यक्ति को देखती है। तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ही संदेश है अपने आप में, है ना।
तो आपने कहा अति पिछड़ा, और आपने औजार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की अति पिछड़ों को, जिसको आप लिवर कह सकते हैं। जैसे आप लिवर से एक भारी बोझ उठा लेते हैं, ऐसे जी जी जी। करके आप भारी बोझ उठाते हैं, वैसे आपने पिछड़ों और अति पिछड़ों को और दलितों को लिवर की तरह इस्तेमाल किया और वह भारी बोझ उठाया। लेकिन विचारधारात्मक जो ढांचा था, उस ढांचे में उनकी जगह वही रही, और अंततः जो चीज प्रबल हुई वो ब्राह्मणवादी थी। उसका जोर बढ़ा और उसका दबाव राजनीति पर बढ़ा। उसको ऐसे भी देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि ये दबाव बढ़ाया, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी अब फरसा दिखला रहे हैं। ठीक है, मायावती जी भी घोषणा कर रही हैं। तो फिर हमको दिख क्या रहा है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि देखिए देखिए संघ बदल गया, संघ ने दलितों को जगह दी, संघ ने अति पिछड़ों को जगह दी, लेकिन वो ऐसे ही हो रहा है जैसे आप आइए और मेरी पालकी ढोइए, पालकी मेरी विचारधारा की है। ठीक है, तो यह बात ऐसा नहीं है कि लोगों की समझ में नहीं आती है। पिछले 5 वर्षों में यह बात समझ में भी आई है लोगों के। मैंने जो यह उग्रता बढ़ी है और आक्रामकता बढ़ी है, उच्च जाति की आक्रामकता, यह अन्य जातियों की समझ में भी आई है, और इस वजह से अब उत्तर प्रदेश में समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है, मेरी ये समझ है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन हुआ है। एक उस जाति का एक आदमी को मंत्री बना दो, नेता बना दो, लेकिन स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सारे अधिकार खा जाओ। तो एक तरह से ब्राह्मणवाद का विस्तार हो रहा है। ये बदल नहीं रहा, विस्तार हो रहा है। देखिए 10% आरक्षण जो दिया इन्होंने, जी जी तो इन्होंने तो आरक्षण की पूरी समझ को ही खत्म कर दिया ना। जी, आरक्षण की समझ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, यहाँ तक कि जो पूना समझौते में भी थी, जो उसके बाद थी, जिसको सतीश देशपांडे ठीक ही कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की अगर कोई नींव है तो यह है आरक्षण, एक है, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। तो आप अगर एक को भी हटा देते हैं तो स्वतंत्र भारत का महल गिर जाता है। ठीक, स्वतंत्र लेकिन भारत के हाँ, तो आखिर किस आधार पर मैं आपकी समाज का हिस्सा हूं? आप मेरे लिए जगह नहीं बना रहे। लेकिन 10% आरक्षण जो दिया, आर्थिक आरक्षण, तो आरक्षण की पूरी समझ को ही उलट दिया सर के बाद, और इसलिए उच्च जातियों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि समझ के मुझे तौर लगता है, थोड़ा सा। जी जी सर, मुझे लगता है, मैं एक दिन अपने एक दोस्त से पूछ रहा था, वो अपर कास्ट है, कि मैंने पूछा कि संघ और भाजपा ने दो चीज कन्विंस कर दिया है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण चुपचाप खत्म कर देंगे और मुसलमान को दबा देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, उस संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ईमानदारी से कहा ये बात तो है, अंडर करंट है। लेकिन मैंने कहा जब निजी कॉलेज हो जाएंगे, तो जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं 1.5 लाख रुपया पाते हैं, तो गाजियाबाद में 35,000 में भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो क्या ये द्वंद जो है, जो उनके कोर वोटर है, उनको ये नहीं समझ में आ रही? वह समझ में नहीं आता है। जब सांस्कृतिक राजनीति हावी हो जाती है तो लोग अपने भौतिक और आर्थिक हित एक हद तक भूल जाते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक राजनीति होती ही इतनी प्रबल है। पूरी दुनिया में देखा गया है कि लोग उसके लिए अपने किसी भी आर्थिक और भौतिक हित की बलि देने को तैयार हो जाते हैं। तो वह बात भारतवर्ष में भी देखी जाएगी। इसलिए अगर आप कहेंगे कि आप बर्बाद हो रहे हैं, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, बर्बाद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र स्थापित हो रहा है। तो यह जो एक ताकत का एहसास है, यह ताकत का एहसास मुझे मिलना कि मैं एक पूरी आबादी को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखता हूं और यह मेरा देश है। हालांकि इसका अर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, आप फटे हाल हैं। भारत के गांव की स्थिति अब यह है कि आधे से ज़्यादा नौजवान सुबह दौड़ लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको बीएसएफ में, मैंने फौज की किसी भी इसमें, अर्धसैन्य बल में, पुलिस में भर्ती होना है।
और भर्ती होती है तो हजारों हजार नौजवान खड़े होते हैं और लाठी खाने को तैयार रहते हैं। मुखर्जी जी नगर में 8 साल 9 साल गुजारने को सब तैयार हैं, जी। और एक सपना देखते हुए। और वो ये नहीं देख रहे हैं कि यूपीएससी में अब लगातार सरकार सीटें घटा रही है और लैटरल एंट्री। यूपीएससी और लैटरल एंट्री हो रही है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी में भी इम्पैनलमेंट अब आईएएस से नहीं हो रहा है। अब जी संघ के राष्ट्रीय स्वयं, अब लोक सेवा संघ नहीं है, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना। तो लोक सेवा संघ की जगह अब एक दूसरा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो आपकी एंट्री वहां से होगी। तो जी। यह बात भी लोग नहीं देख रहे हैं। तो यह स्थिति आती है दुनिया में, अलग दूसरे देशों में भी आई है, और भारत में दुर्भाग्यवश अभी है वह स्थिति। जी। कल मेरे एक साथी हैं प्रतापगढ़ में, एक विधानसभा क्षेत्र में मैंने उनको भेजा था और मैंने कहा था कि सिर्फ ब्राह्मण बस्ती में जाकर आपको रैंडम सर्वे करना है, लोग क्या कहते हैं, और आप जो कह रहे हैं उसी को सप्लीमेंट कर रहा हूँ। और वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वेट करना, वहां पे 7-8 मिनट का वीडियो है। मतलब देख के लगा कि खेती बाड़ी छोटा सा किसान टाइप का आदमी है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे विकास में हिंदू राष्ट्र चाहिए। जनेऊ पकड़ के कसम खा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहिए, कि राम का मंदिर बन गया। तो आप जो कह रहे हैं वो कल ही मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया उत्तर प्रदेश में। हाँ, हालांकि हिंदू राष्ट्र का हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र जी का अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कब्जे में भारत। भारत। उससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं उसका। जी और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं को बताएगा कि उनको कैसे रहना है, हम्म। और उनको इसके लिए तैयार होना होगा, क्योंकि भारत भर में छोटे बड़े लफंगों का, गुंडों का समूह होगा, जी जिनका कब्जा होगा मोहल्लों पर, आपके मंदिरों पर, हर चीज पर उनका कब्जा होगा, और आपको उनके अनुसार चलना होगा। जी 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 अकूत पैसा अब आ गया है संघ के पास, संघ के संगठनों के जी। पास, और वह पैसा ऐसे सारे समूहों में बांटा जा रहा है और बांटा जाएगा। तो हिंदुओं को यह समझ लेना चाहिए कि वो दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुलाम होंगे जी जी अगर जी। वो अभी नहीं तैयार। दिख रहा है लेकिन दिखेगा। जी। एक आखिरी सवाल सर, जो हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने विचारधारा के हिसाब से पिछले 100 साल से लगातार कैडर तैयार कर रहा है, अपने मेंबर को दूसरे पार्टी में भेजता है, मंत्री बनवाता है, बड़े बड़े पदों पर लेकर जाता है। उसने एक नफरती, एक पूरा जो मुस्लिम के खिलाफ और उसके खिलाफ नफरत पूरा तैयार किया है जत्था, जो सेकुलरिज्म की भी एक बुनियाद रही इस देश में। लेकिन जिस तरीके से इस सेकुलर आइडियाज एज कल्चरली जिस तरह से फिल्टर डाउन होना चाहिए था, इनकलकेट किया जाना चाहिए था लोगों के फ्लेश ब्लड में, तो शायद नहीं हो पाया। क्योंकि मैं भी बिहार का हूं, तो हम वहाँ चुनाव में भी देखते हैं कि एक चुनाव में लोग भाजपा होते हैं तुरंत आरजेडी हो जाते हैं, एक ही चुनाव में एक विधानसभा में लोकसभा में बीजेपी को वोट दे हैं, दूसरे विधानसभा में आरजेडी को वोट दे, तो पूरा ओवरलैपिंग होता रहता है। क्या ये पॉलिटिकल क्लास या सिविल सोसाइटी या इंटेलिजेंसिया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन वैल्यूज को इनकलकेट किया जा रहा है, कहीं पे असफलता रही है, फेलियर हुआ है? हाँ, इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। जैसे 1945 के बाद जर्मनी में इस पर मंथन शुरू हुआ कि आखिर हिटलर आ ही कैसे गया। हम्म। तो एक लंबे समय तक जर्मनी ने इस सवाल से कन्नी काटी, क्योंकि बहुत ही शर्मिंदा करने वाला सवाल था, तो कन्नी काटी, लेकिन आखिरकार इस सवाल का सामना किया और उसके बाद ऐसी व्यवस्थाएं की। हालांकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूर्णतः सफल हैं, क्योंकि जर्मनी में यहूदी विरोध अभी भी है, यूरोप में भी यहूदी विरोध अभी भी है, लेकिन वहां पूरी कोशिश की गई। भारतवर्ष में यह बात दिख रही थी, 1947 में देखा लोगों ने, 1946 में देखा कि परिणाम क्या हो सकता है, कितना भयंकर परिणाम हो सकता है अगर आप एक सांप्रदायिक विचारधारा का पालन करेंगे। तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। आखिर जो खून खराबा हुआ वो क्यों हुआ? वो सांप्रदायिक विचारधारा के चलते हुआ।
जी। तो दोषी तो सांप्रदायिक विचारधारा है। तो उसके बाद जो उपाय किए जाने चाहिए थे, जितनी दृढ़ता से, उतनी दृढ़ता से उसके उपाय नहीं किए गए कि हम इस बात को समझें और समझाएं आने वाली पीढ़ियों को कि इस यह जो कीटाणु है, इसको आपको कहीं जगह नहीं देनी। लेकिन हुआ उसके उल्टा। हुआ ये कि हमने एक दंभ पाल लिया, और वह दंभ ये था कि हिंदू उदार होते हैं, तो हिंदू स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष होते हैं, इसलिए उनको धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत ही नहीं है। किसी को धर्मनिरपेक्षता सीखनी, हम लोग स्वाभाविक रूप से पैदा ही हुए हैं धर्मनिरपेक्ष। अब यह बात बेवकूफी भरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी पैदाइशी कुछ नहीं होता है, उसको सीखना पड़ता है ना। इंसानियत भी सीखनी पड़ती है। हम सब लोग एक न एक रूप में स्वार्थी होते हैं, बचपन से लेकर अब तक। जैसे जानवरों में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति होती है, चीजों को बचाने की, तो हम तो जानवरों से गए गुजरे हैं, क्योंकि जानवर कम से कम जमा नहीं करते हैं चीजों को। जब इस्तेमाल करना है कर लिया, लेकिन इंसान में जमा करने की, तो यह जो स्वार्थ है, इस स्वार्थ, संप्रदायवाद इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल करता है, इसको एक बहुत संकीर्ण अर्थ में। तो हमें यह बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था कि कैसे विविधता के साथ रहेंगे और कैसे स्वार्थ के इस दायरे से निकलेंगे। वह हमने शिक्षा में नहीं किया, वह हमने जीवन के अन्य क्षेत्रों में नहीं किया। और दूसरी चीज हमने जो नहीं की, वह यह कि यूरोप में और दूसरे देशों में कम से कम, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं नॉन नेगोशिएबल, यानी यह रेखा है जिसको मैं पार नहीं करूंगा, है ना, इस रेखा को पार नहीं करूंगा, ठीक है। जनतंत्र राजनीतिक प्रतियोगिता से चलता है। मुझे आपसे प्रतियोगिता करनी है, जनता को अपनी तरफ लाना है, तो मैं बहुत सारी बातें करूंगा, आपकी आलोचना भी करूंगा वगैरह, है ना। आपका एक दल है, मेरा दल है, हम लोग आलोचना करेंगे, लेकिन हम एक सीमा पार नहीं करेंगे। वह सीमा क्या होगी? वह सीमा यह होगी कि रतनलाल जी जनता को अपनी तरफ लाने के लिए जनता के दूसरे हिस्से के खिलाफ उसको खड़ा नहीं करेंगे। यानी किसी जनता के, वह जनता के हर हिस्से को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे। जनता तरह तरह की है, तो उसको हर हिस्से को लाने का प्रयास करेंगे, और किसी को किसी के खिलाफ खड़ा कर, जनता को खड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह है वह न्यूनतम या अधिकतम जो हमें, जिसका पालन करना है, जो मर्यादा है हमारी। एक दल भारतवर्ष में ऐसा है जो इसका पालन नहीं करता है, वह है भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ, जो हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने के लिए अनिवार्यतः मुसलमान विरोधी बात करती है। भारत में और कोई दल ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे समुदाय को गाली देकर, उसको नीचा दिखाकर, उसका अपमान करके अपनी तरफ मतदाताओं को लाना चाहे। कोई दल नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यह एकमात्र एक दल है जो मतदाता इकट्ठा करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाता है। लेकिन हमने नॉन नेगोशिएबल ये नहीं रखा कि भाई हम उस दल से भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे जो ऐसा करेगा। तो भारत के तकरीबन सारे राजनीतिक दलों ने, अगर आप औपचारिक रूप से कांग्रेस को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से एक या दूसरे समय समझौता किया। संयुक्त विधायक दल की सरकारें देख लीजिए 60 के दशक की, पिछले साल। उसके बाद आप 1977 देख लीजिए, 1977 के पहले का, तथा वो जो जयप्रकाश आंदोलन कहा जाता है, उसमें जयप्रकाश जी ने कह ही दिया कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। उसके पहले लोहिया जी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। कोई भी राजनीतिक दल, उसने यह रेखा नहीं, यह मर्यादा नहीं रखी कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि यह घृणा फैलाती है। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने उसको, उसकी ताकत बढ़ा दी, उसमें अपनी ताकत मिला दी। जैसे जब मायावती जी गई भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कोई भारतीय जनता पार्टी की ताकत थोड़ी मायावती जी को मिल गई।
मायावती जी की ताकत उनको मिल गई। ममता बनर्जी जब गई भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश मिला। जब नवीन पटनायक गए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां कदम जमाए। बिहार में इसी तरह हुआ, और दूसरी जगह इसी तरह हुआ। तो भारतीय, आपने घृणा की राजनीति के साथ हाथ मिलाने में संकोच नहीं किया। तो ये दो तीन चीजें, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, हमने इसको अपना बुनियादी कर्तव्य नहीं माना कि हम अपनी पूरी शिक्षा की योजना ऐसे बनाएंगे। हमने इसको किनारे कर दिया, सोचा कि लोग अपने आप हो जाएंगे। राजनीति के स्तर पर हमने कहा, ये नहीं कहा कि इससे समझौता नहीं होगा। हमने कहा सत्ता के लिए हम इससे समझौता कर लेंगे। सबने किया, वामपंथी दलों ने भी किया। एक समय संयुक्त विधायक दल की सरकार में वामपंथी भी थे और जनसंघ के लोग भी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को वामपंथी चला रहे थे और भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। तो यह चूंकि हमारा कोई नॉन निगोशिएबल नहीं रहा, इस वजह से हम इस स्थिति में हैं। हमने कोई मर्यादा नहीं रखी। लेकिन ठीक है, गलती हुई, तो अब उस मर्यादा को वापस हासिल करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल छोटा था सर। थोड़ा सा हम लोग भी घूमते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो वोट बैंक दलित पिछड़े का एक बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला था पिछले 5-7 साल में, कई बड़े आंदोलन हुए हैं। रोहित गुमला हुआ है, फिर SC/ST एक्ट वाला मसला था, रोस्टर का मसला था, किसान आंदोलन तो एक बड़ा लंबा आंदोलन था। तो यंगस्टर में खास तौर से वो बदलाव विजिबल दिख रहा है शायद, कि उसको लग रहा है कि हिंदू के नाम पे वोट लेती है और दलित पिछड़ा समझ के हमारी हकमारी करती है। और इसमें मुझे लगता है क्या मीडिया, एक सोशल मीडिया जिसमें हम लोग बात करते हैं, मेन स्ट्रीम तो नहीं, इसकी कोई भूमिका है क्या यंगस्टर को ये बात समझाने में? हाँ, सोशल मीडिया काफी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। मैं ये देखता हूँ कि अब बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको आप दलित समुदाय के कह सकते हैं, पिछड़े समुदाय के कह सकते हैं, जो स्वयं अपने YouTube चैनल चला रहे हैं, छोटे बड़े, जो उन बातों को सामने ला रहे हैं जो बातें कभी बड़े समाचार समूह नहीं ला सकते थे, नहीं लाते, उनकी दिलचस्पी का विषय वो नहीं। तो एक तरह से यह बहुत अच्छी बात है कि अब वे खबर भी ला रहे हैं और विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। यह तो, और यही बात मुसलमान नौजवान भी कर रहे हैं। यानी मुसलमान नौजवान भी, अगर यति नरसिंहानंद आज जेल में हैं, तो इसमें किसी बड़े समाचार समूह का योगदान नहीं है, किसी राजनीतिक दल का योगदान नहीं है। इसमें योगदान अगर किसी का है तो नौजवान मुसलमान पत्रकारों का और कार्यकर्ताओं का, सक्रिय कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार रिकॉर्ड किया, लगातार रिपोर्ट किया, लगातार लिखा और लगातार ये कहा कि यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है और मुसलमानों के विरुद्ध है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अभी सुल्ली बाई और ये बुल्ली बाई और सुल्ली डील में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वो इसलिए हो रही हैं कि मुसलमान औरतों ने मुखर होकर कहा कि हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस पर लगातार दबाव डाला, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी बात उठाई। तो यह हो रहा है, ये जो दलित समुदाय, अति पिछड़े समुदाय के लोग, मुसलमान, अब ये काफी मुखर हैं। इनको समझ में आ रहा है कि बिना इस मुखरता के जनतंत्र में उनकी जगह और भारत में उनकी जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। आलिशान का मैंने इंटरव्यू किया था एक दिन। आलिशान जाफरी, हाँ, वो ट्रैप्स में काम कर रहा है। तो चलिए सर, अम्बेडकरनामा और इसी तरह का मंच है जिसमें कि जो डिफरेंट जगह काम कर रहे हैं, तो उनको भी लाते हैं, थोड़ा हम भी सीखते हैं, समझते हैं। जी, शुक्रिया सर। और हफ्ते में एक आध दिन आइए, आपको बहुत लोग सुनते हैं हमारे यहाँ भी, लंबा सुनते हैं। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे लंबा सुनते हैं। शुक्रिया सर। और ये पूर्वानंद जी और बेबाक बोलते हैं, और शानदार बात इन्होंने कही है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है संघ के कब्जे में भारत। सोच लीजिए कि आपको भारत में रहना है
या संघ के कब्जे वाले भारत में रहना है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।